हमारी यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है और हम चलते हैं अब मुद्दे के ऊपर। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे आके एक नया विंडो ले लेता हूँ और इस विंडो के अंदर अपने बैच को यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ, अपने फोल्डर को, अपने प्रोजेक्ट वगैरह को। राइट, ठीक है। अच्छा जी, बेस्ट मेथड क्या है? मतलब जब आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करते होते हैं तो उसके अंदर कुछ आपके पास ये होता है कि जब आपने कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनाया हुआ होता है, ठीक है, तो उस प्रोजेक्ट में ये होता है कि आप अगर टर्मिनल में जाते हैं तो आप एक स्टेप बैक होते हैं अपने फोल्डर के। मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब ज़रा यहाँ पे समझिएगा मेरी मेरी बात को। अब हमारे फोल्डर का नाम क्या है? बैच नंबर 21, राइट। अब इसी तरीके से ये हमारा यहाँ पे पड़ा हुआ है फोल्डर। अब ये हमारा फोल्डर है, तो यहाँ पे इसके अंदर आपको देखने को मिल रहा है बैच नंबर 21 हमारा प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले आप सबसे बेहतर मेथड क्या है कि अपने पहले प्रोजेक्ट में चले जाएं। बच्चे क्या काम करते होते हैं, डायरेक्ट उसको रन करना स्टार्ट कर देते होते हैं, तो बाद में प्रॉब्लम आ जाती होती है। सबसे पहले CLS कर लें, दूसरी CD, मतलब एक स्टेप CD मतलब आगे जाते होते हैं। CD फोल्डर का नेम BATCH बैच 21, उप्स 21। अब ये देखें यहाँ पे 2 बैच आ गए, पहले एक आ रहा। अब मैं चाहता हूँ नहीं यार, मुझे दोबारा अपने लास्ट वाले फोल्डर में जाना है। फिर मैं यहाँ पे क्या काम करूँगा, CD डॉट डॉट, ये देखें ये स्टेप, एक स्टेप आगे जाना है, जिस फोल्डर में जाना है, जिस डायरेक्टरी में आपने जाना है, वहाँ पे आपने लिखना होगा CD बैच 21, राइट। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं फिर उसी फोल्डर से बाहर निकलना चाहता हूँ अपने मेन फोल्डर में, अपनी मेन डायरेक्टरी में, तो फिर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आप मज़ीद यहाँ पे कर लेते हैं, ये देखिए अब आप डेस्कटॉप में आ गए, ठीक है। अब मैंने जाना है बैच नंबर CD बैच नंबर 21 के अंदर, BATCH बैच 21। अब मैं बैच 21 में आ गया, मतलब अपने फोल्डर में आ गया। अब मैं आना चाहता हूँ अपने प्रोजेक्ट के मेन फोल्डर के अंदर, फिर दोबारा CD BATCH बैच नंबर 21, ये देखें अब मैं यहाँ पे आ गया। तो सबसे पहले मुझे ये बताएं, डायरेक्टरी आप में से किस किस को क्लियर हुई? थोड़ा सा मुझे कंफर्म कीजिएगा प्लीज़। जी, अब आगे चलें, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, थोड़ा सा मैं इसको कोलैप्स कर देता हूँ। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, और इसके साथ अब हम थोड़ा सा अपने इन फोल्डर को समझते हैं कि हमारे ये फोल्डर्स क्या हैं, ये कैसे काम करते हैं। सबसे पहले आप आ जाए यहाँ पे वीट के अंदर, वाइट वीट बला बला। बेसिकली ये हमारी होती है कॉन्फ़िगरेशन फाइल। मतलब ये हुआ कि जब हमने अपनी वीट को अपनी लाइव सर्वर के ऊपर वाइट को डिप्लॉय करना होता है, तो तब हमने यहाँ पे उसको कॉन्फ़िगर करना होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये अभी हमारे लिए किसी काम की नहीं है, डिलीट भी नहीं करना चाहिए, और किसी काम की भी हमारे पास नहीं है। उसकी वजह ये हुई क्योंकि अभी हमने इसको जब प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे अपने सिस्टम के अंदर, लोकल सिस्टम के अंदर, तो हम इसको यहीं पे नहीं छेड़ेंगे। इसका मतलब हमारे काम की नहीं है, ये है हमारे डिप्लॉयमेंट के काम की। जब हम इसको लाइव सर्वर के ऊपर, वर्सल के ऊपर, नेटलीफाई के ऊपर, गिट हब के ऊपर, और जब हम बैकएंड इसका पढ़ेंगे, तो जब हम इसको DevOps के ऊपर डिप्लॉय करेंगे, तब ये हमारे लिए मायने रखेगी, ठीक है। उसके बाद आता है रीडमी फाइल। अब बेसिकली आपने यहाँ पे देखा होगा कि जैसे हमने अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पे मतलब ओपन किया, अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट किया, तो हमें यहाँ पे कुछ मेथड बता रहा है कि इफ़ यू आर, अगर आप ये कर लें तो फिर आपको ये फॉलो करना पड़ेगा, अगर आपको ये करना है तो फिर आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि जनाब वाला वो यहाँ पे आपको थोड़े से मतलब नोट्स प्रोवाइड कर रहा है। नोट से मुराद आपको बता रहा है अपने प्रोजेक्ट के बारे में। वैसे अगर आप इस सारे को यहाँ से कॉपी करके कट भी कर देते हैं तो कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं है। यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि अपनी मर्ज़ी से हम यहाँ पे कुछ मैं लिखना चाह रहा हूँ, लाइक कि मैंने प्रैक्टिस की है हैश, मैंने वेब बनाई है, मतलब कोई अपने यहाँ पे अगर आप अपने नोट्स वगैरह भी बनाना चाह रहे हैं तो चलेगा, मसले वाली बात नहीं है। यहाँ पे अपने नोट्स वगैरह भी आप बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइल हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। अब ज़रा इसको समझते हैं, समझने वाली बात है। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इसका नेम, हमारे प्रोजेक्ट का नेम क्या है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बैच नंबर 21।
उसके बाद ये प्राइवेट है, ट्रू मतलब अभी हमारे सिर्फ हमारे सिस्टम में चल रहा है। उसके बाद इसका वेरिएंट है, फिर इसका टाइप, इसका मॉडल है, फिर उसके बाद इसकी स्क्रिप्ट है कि डिव मतलब डेवलपर मोड हमारा क्या है यहाँ पे वाइट, हमने वाइट को यहाँ पे यूज़ करके अपनी रिएक्ट को यहाँ पे इंस्टॉल किया है। उसके बाद बिल्ड, अब ये बिल्ड का फंक्शन क्या काम करता होता है, बेसिकली जब हम आते हैं यहाँ पे CLS npm रन डेव, तो ये हमारे प्रोजेक्ट को यहाँ पे क्या करता होता है, बिल्ड करता होता है, हमारे प्रोजेक्ट को यहाँ पे समझ लें क्या करता होता है, ओपन करता होता है यहाँ पे। फिर ये लिंट है, ये आगे की चीज़ है। फिर प्रीव्यू है, अगर आप दोबारा यहाँ पे आते हैं अपने टर्मिनल के अंदर, आप इसको ओपन करते हैं अपने किसी ब्राउज़र के अंदर, तो आपको यहाँ पे ये प्रीव्यू वगैरह देता है, मतलब टोटली ओके, सही है। तो बेसिकली ये हमारे पास हमारा फोल्डर होता है पैकेज जेसन का, ठीक है। अच्छा जी, उसके अलावा बाकी ये चीज़ें हमारे लिए कोई ख़ास काम वाली नहीं है। यहाँ पे आते हैं, हमारे पास डिपेंडेंसीज़ है, हमारे प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसीज़ कि हमारी जो अच्छा एक होती है अच्छा इस चीज़ को ना ज़रा समझेगा, मैं आपसे क्वेश्चन आंसर करूँगा। दो तरह की डिपेंडेंसीज होती हैं हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल एक वो डिपेंडेंसीज जो हमारे प्रोजेक्ट में जब हम लोकल सिस्टम पे काम कर रहे होते हैं, अपने क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे होते हैं, तब हमारे पास बड़ी मायने रखती होती हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसमें हमारे पास दो हैं, एक है रिएक्ट, दूसरा है रिएक्ट डॉम। अच्छा, रिएक्ट का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर हम रिएक्ट का कोड लिखेंगे। रिएक्ट डॉम का मतलब ये हुआ कि हम इसके अंदर, डॉम का मतलब कि रिएक्ट के अंदर, जैसे कि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर जावास्क्रिप्ट को लिखने के लिए डॉम के फंक्शन यूज़ करते होते हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हम अपनी HTML को कॉल कर सकेंगे, मतलब डॉक्यूमेंट, आपने देखा होगा ना, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट ऑब्जेक्ट, आपने इस तरीके से काफ़ी फंक्शन जावास्क्रिप्ट के देखे होते हैं। उसका मतलब ये हुआ कि भाई हम अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर अपने HTML के मतलब एलिमेंट को कॉल करना चाह रहे हैं यूजिंग आईडी, यूजिंग क्लास, या फिर ट्रेनरी ऑपरेटर की मदद से हम जावास्क्रिप्ट की मदद से वहाँ पे अपनी HTML यहाँ पे लिखना चाहते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। क्योंकि वैसे अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, एक फ़ाइल में आ लेता हूँ, src में आया जस्ट समझाने के लिए, मैं यहाँ पे आता हूँ ht.js, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं लिखता हूँ h1। अब वो मुझे यहाँ पे बता ही नहीं रहा क्या कर रहा है, मुझे यहाँ पे वो बता ही नहीं रहा कि यार यहाँ पे ये हो क्या रहा है, मतलब उसे पता नहीं चल रहा, ठीक है, उसे यहाँ पे पता नहीं चल रहा। तो उसके लिए हम क्या काम करते होते हैं, हम यहाँ पे ट्रेनरी ऑपरेटर का यूज़ करते होते हैं। ये हमारे पास होता है ट्रेनरी ऑपरेटर, फिर तब जाके हम इसके अंदर अपने HTML वगैरह को यहाँ पे लिखते होते हैं। वो भी हमें कस्टम लिखना होता है, कोई हमें उसकी साइड से हमें कोई सजेशन नहीं मिलती होती, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे जो डॉम का काम है कि मतलब ये हुआ कि आप इसके अंदर विदाउट ट्रेनरी ऑपरेटर को काम करते हुए, यूज़ करते हुए, सिंपल फंक्शन के अंदर आप अपनी HTML, अपनी बूटस्ट्रैप, अपनी टेलमेंट, जो भी फ्रंट एंड की लाइब्रेरीज UI हैं, वो सारी की सारी आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे, ये होगी डेवलपर डिपेंडेंसी, मतलब डिव डिपेंडेंसीज। हमारा कोई इससे कोई लेना देना नहीं है, कोई ख़ास काम नहीं है, बस इसको यहाँ पे आप इग्नोर कर दें। ये तब काम आते हैं जब हम हुक्स बनाते हैं और उसको लाइव सर्वर के ऊपर डिप्लॉय करते होते हैं, तब ये डेवलपर की डिपेंडेंसीज हमारे पास काम आती होती हैं। कैसे काम आती होती हैं, कब काम आती होती है, वो सारी हम देखेंगे। अच्छा, अब वैसे अगर इसको मैं मैनुअल करता हूँ ना, इन डिपेंडेंसीज को मैनेज करने की मैं कोशिश करता हूँ, तो जनाब वाला तकरीबन हमें 1 घंटा चाहिए। बट अगर मैं आता हूँ सिंपली, मैं कहता हूँ कि यार नहीं, मुझे ये तमाम डिपेंडेंसीज मेरे प्रोजेक्ट में इसको बिल्ड करके दे दो, फिर तब एक फंक्शन यूज़ होता है npm run build। बस ये तमाम डिपेंडेंसी समझ लें कि उस टाइम बढ़ जाती हैं, हमारे काम से हाथों से निकल जाती हैं। फिर ऑटोमेटिक डेवलपर मूड, आप कह लें कि डेवलपर इन्वायरमेंट इसको एक्सेप्ट कर लेता होता है। ये भी हम इंशाल्लाह आगे चल के देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पे आप कंफर्म कर दें, शुएब साहब, तैर साहब, मैम और जुहैब, कि यहाँ तक किस किस को क्लियर है और कौन कौन यहाँ पे कन्फ्यूज़ है। जी प्लीज़। मेरी आवाज़ आ रही है? शुएब साहब मेरी आवाज़ आ रही है? ताहिर मेरी आवाज़ आ रही है? फ़ारूक साहब, मैम, जी ये रिएक्ट की है। जी ये बेसिक कुछ भी डाउनलोड नहीं करना पड़ता। जो मैंने आपको कल बताया था ना, आपने अपना प्रोजेक्ट्स वगैरह क्रिएट करना है, सिंपल आपके पास एक तो नोड का इंस्टॉल होना चाहिए। अब नोड को कैसे चेक करते हैं, मैं यहाँ पे आया, अब यहाँ पे आए, अब लिखे node-v,
ये देखें, जब मेरे पास यहाँ पे आपको नोड का वेरिएंट देखने को मिलेगा, तो आप सबसे पहले यहाँ पे अपने पास नोड को इंस्टॉल कर लें, लेकिन आपने जावास्क्रिप्ट की हुई है तो यकीनन आपके पास ये चीज़ होगी। समझ रहे हैं मेरी बात को? बस और कुछ नहीं करना। हाँ जी, फिर उसके बाद आपने सिंपल सिंपल बस जो है अपना प्रोजेक्ट वगैरह क्रिएट कर लेना और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अच्छा जी, ये हमने जेसन वगैरह को देख लिया, अब बात आती है जेसन लॉग की। तो ये भी समझ लें कि हमारे पास एक सिंपल है, बिल्कुल फजूल, हमारे किसी काम की नहीं है, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर है। ये सेम वही चीज़, प्रोजेक्ट का नेम, प्रोजेक्ट का वर्जन और उसकी डिपेंडेंसीज, बाकी सारी चीज़ें फजूल हैं। फजूल से मुराद ये हमारे मॉडल्स हैं इसके, ये सारे मॉडल इसके हैं, इसके बारे में बताया गया है कि एक एक मॉडल्स का यहाँ पे वर्जन और एक उसके बारे में थोड़ी सी डेफिनेशन मिसाल के तौर पे वो बताई हुई है। मतलब ये हुआ कि ये हमारे किसी भी काम के, मुझसे पर्सनली पूछेंगे कि सर ये किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है, मैं कहूँगा मुझे नहीं पता, सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि ये हमारे ना तो किसी चीज़ के लिए यूज़ होता है, और ये बिल्ट इन है जावास्क्रिप्ट डेवलपर की तरफ से, ये बिल्ट इन है, हमें भी नहीं पता इस चीज़ का। ये देखिए, अब उन्होंने अपनी मर्ज़ी के लेसन्स वगैरह लगाए हुए हैं, लेसन्स के कोड ये रखे हुए हैं, तो ये समझ लें ये वाला जो आपके पास है इसको डिलीट भी नहीं करना चाहिए और इसको छेड़ना भी नहीं चाहिए, सिंपल। ओके, अब हमारे पास मेन चीज़ आती है, हमारा मेन जो फाइल है index.html, जो कि हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट मेन फाइल है। अब ये मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि इसके अंदर हो क्या रहा है, मैं इस पर दोबारा आता हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं गिट इग्नोर के ऊपर। बेसिकली जब हम डिप्लॉयमेंट करते होते हैं अपने गिट हब के ऊपर, तब ये हम इस गिट इग्नोर को यहाँ पे यूज़ करते होते हैं। अभी के लिए ये हमारे किसी काम के नहीं है, इसको भी यहाँ पे आप ख़त्म कर दें। उसके बाद आते हैं नोड मॉडल्स, मॉड्यूल्स वगैरह, मॉडल्स वगैरह आप इसको कह सकते हैं। बेसिकली ये हमें एक रिएक्ट का इन्वायरमेंट वगैरह प्रोवाइड करते होते हैं, जो कि एक मरतबा इंस्टॉल किया उसके बाद इसको छोड़ दिया। ये सिर्फ फ्रंट एंड में यूज़ होते हैं, कोई बैक एंड में यूज़ नहीं होते, ठीक है। याद रहे, फ्रंट एंड का फोल्डर स्ट्रक्चर काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन बैक एंड का बहुत आसान होता है। ये जो मुश्किल है आपको नज़र आ रहा है, बस इसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसी तरीके से आपके पास एक आता है पब्लिक का फोल्डर। पब्लिक का फोल्डर वो जिसके अंदर आपका यहाँ पे ये आइकन आपको देखने को मिल रहा है। ये देखिए, ये आइकन आपको देखने को मिल रहा है। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास हमारे आइकन SVG वगैरह वगैरह यहाँ पे आते होते हैं, बट हम सिर्फ यहाँ पे इसी को रखते होते हैं, बाकी कोई चीज़ यहाँ पे रखते नहीं होते। तो ये हमारा सिंपल एक पब्लिक का फोल्डर है। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट पूरे प्रोजेक्ट का मेन फोल्डर, जान जिसको आप कह लें, वो है SRC, मतलब सोर्स फोल्डर, आप यूँ ले लें। सबसे पहले आता है एसेट। इस एसेट के अंदर जितनी भी हमारे पास इमेजेस आएंगी, जितने भी हम यहाँ पे, अगर मैं आता हूँ, मैं एसेट को यहाँ पे ओपन करता हूँ, बहुत ही सिंपल, मैं एसेट को यहाँ पे ओपन करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे इमेजेस है, मैं कह देता हूँ इमेजेस, स्टूडेंट्स इमेजेस, मैं यहाँ पे कर देता हूँ स्टूडेंट इमेजेस। अच्छा, कोशिश करें सबसे पहला वाला लेटर कैपिटल लिखे, स्टूडेंट पिक IMA इमेजेस। इस तरीके से आप इसको कैमल केस में यूज़ करें। इसे कहते होते हैं, क्या इस पहलेंगे IM, एक मिनट, इमेजेस, ठीक है। इसे हम कहते होते हैं बेसिकली कैमल केस, ठीक है। अब यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लें। उसके बाद जितनी भी आपके पास इमेजेस आ रही हैं, अपने फ़ोल्डर में जाए, वहाँ पे इमेजेस वगैरह रखें और कॉल करें। इस तरीके से कोई और इमेजेस आ रही हैं उसी फोल्डर के अंदर, नहीं उसी एसेट के फोल्डर के अंदर, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ पोर्टफोलियो इमेजेस। इस तरीके से आपके पास मतलब काफ़ी तरह की आपके पास इमेजेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो अभी के लिए हमें क्या चाहिए, अभी मुझे ये बिल्कुल नहीं चाहिए, मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ डिलीट, ठीक है, सिंपली। अभी हम इस पर काम ही नहीं कर रहे, एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे बस हम समझ रहे हैं, ओके। अच्छा जी, उसके बाद आता है app.css, मतलब app.css कि वो फाइल जिसके अंदर हमने अपनी पूरी एक CSS करनी होती है अपने प्रोजेक्ट के। ये देखिए, अपने app.css मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर अपनी तमाम फाइलों की CSS करते होते हैं, ठीक है। तो यहाँ जैसे मैंने इसको रखा, फिर ये देखिए दोबारा ये यहाँ पे एडजस्ट होके आ गया है। तो इसके अंदर हम क्या करते होते हैं, CSS करते होते हैं। इस सारे को ख़त्म करना चाह रहे हैं, ख़त्म कर दें, हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ओके। अच्छा जी, उसके बाद बारी आती है app.jsx, मतलब हमारा मेन फोल्डर, हमारा मेन पेज app.jsx। अब ऐप क्या है, ऐप बेसिकली आपके
आपकी फाइल का नेम है JSX। ये एक टेक्नोलॉजी है जिसके रूल्स अभी हम आगे चल के पढ़ते होते हैं। बेसिकली JSX मतलब XML, जिसके अंदर हम HTML को भी लिख सकते हैं, बूटस्ट्रैप को भी लिख सकते हैं, रिएक्ट को भी लिख सकते हैं, उसी जगह जावास्क्रिप्ट को भी लिख सकते हैं। बेसिकली ये XML सपोर्टेड होता है, जिसके अंदर ये 3 टेक्नोलॉजीज़ को हम यहाँ पे ईजिली लिख सकते होते हैं। ठीक है, अब अगर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है तो यहाँ पे अभी समझने वाली बात है, बिल्कुल परेशान नहीं होना कि पता नहीं ये क्या कुछ यहाँ पे आ रहा है। मैं एक एक चीज़ जीरो से स्टार्ट करूँगा, बेफिक्र हो जाए। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे ये काउंटर सेव, मैं यहाँ पे सेव्स डबल S कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा और मैं जैसे मैंने इसको यहाँ पे रिलोड किया, ये देखिए यहाँ पे सेव्स आपको देखने को मिला, मतलब ऑटो यहाँ पे चेंज हो गया। मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा मेन पेज है ये यहाँ पे शो हो रहा है हमारे रिएक्ट और वाइट के दरमियान। अगर आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ बैच 21 और रिएक्ट। ये देखो यहाँ पे समझ लें कि सारा पेज यहाँ से रेंडर हो रहा है। अब समझने वाली बात है कि सर ये तो यहाँ पे app.jsx है, बट ये कैसे पॉसिबल है कि ये फर्स्ट पेज पे क्यों आ रहा है, ये हमारा मेन पेज कैसे कहलाएगा। होना तो ये चाहिए कि हमारा मेन पेज कौन सा होना चाहिए था, index.html। अब ज़रा इस चीज़ को समझते हैं, ये देखो उसके बाद आ जाओ index.css। मतलब ये हुआ कि ये हमारी CSS, मतलब यहाँ पे भी हम अपनी मेन पेज की या फिर अपने किसी और पेज की यहाँ पे भी हम CSS वगैरह लिख सकते हैं अगर हम लिखना चाहें तो। ठीक है, उसके बाद आते हैं main.jsx। इसको समझ लें, रिएक्ट की समझ आ जाएगी। सबसे पहले देखें यहाँ पे उन्होंने रिएक्ट को इंपोर्ट किया हुआ है, उसके बाद उन्होंने यहाँ पे डोम को इंपोर्ट किया हुआ है ताकि app.jsx कोई और फाइल जो कि JSX की जिसके अंदर HTML CSS वगैरह लिखा जाए तो उसके अंदर डोम को भी वो सपोर्ट करे। उसके बाद क्या हुआ कि मेन के साथ main.jsx के साथ उन्होंने index.css भी रखा हुआ है और app.jsx को भी रखा हुआ है। अब index.jss क्या है, बेसिकली इस app.jss के यहाँ पे क्या हो पड़ी है, CSS। अब अगर मैं आपको यहाँ पे लेके जाता हूँ तो ये देखें ये सारी CSS, ये कलर, ये बैकग्राउंड आ रहा है। जैसे मैं इंडेक्स की CSS को यहाँ से पकड़ के ख़त्म करता हूँ तो अब देखें ये बेचारी की सारी डिज़ाइनिंग यहाँ से ख़त्म हो गई है। इसका मतलब ये हुआ, समझने वाली बात ये है कि इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी app.jsx की फ़ाइल है वो कहाँ से हमारे पास आ रही है, वो आ रही है मेन से अंदर, main.jsx। और main.jsx रिटर्न कर रहा है app.jsx का कोड हमारा यहाँ पे, उसको फिर वो CSS भी दे रहा है और साथ ही उसको वहाँ पे उसका स्ट्रक्चर भी दे रहा है मेन के अंदर। अब बारी आती है कि ये मेन का यहाँ से कहाँ से कनेक्शन है। अब जो मेन का कनेक्शन है वो है हमारे HTML के कनेक्शन से। सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाए, आप इसका टाइटल चेंज कर दें, आप लिख दें यहाँ पे बैच 21। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ऊपर आ गया बैच 21। ओके, गॉट द पॉइंट। उसके बाद आपने यहाँ पे देखा होगा div id root, मतलब ये हुआ कि इंडेक्स HTML एक आईडी यहाँ पे भेज रही है रूट की, वो कहाँ पे जा रही है, हमारे मेन के पास। कहाँ पे जा रही है, मेन के पास। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। मतलब ये हुआ कि डॉक्यूमेंट वो एलिमेंट से एक आईडी गेट कर रहा है, गेट एलिमेंट बाय आईडी, जिसका नाम क्या है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, क्या नाम है उसका, रूट। अब रूट क्या काम कर रहा है, रूट के हमने फिर क्या किया, उसी रूट को मतलब उसी मेन .jsx को हमने कहाँ पे रेंडर करा दिया, अपने HTML के अंदर रेंडर करा दिया। जैसा कि यहाँ पे देखिए टाइप मॉडल src, वो कहता है कि src फोल्डर में जाओ, src फोल्डर में जाओ, वहाँ पे main.jsx होगा, उसको यहाँ पे लिंक कर दो। मैं src फोल्डर में गया, यहाँ पे आपको main.jsx देखने को मिल रहा है। सो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो मेन कोड जा रहा है, जो हमारी HTML जा रही है या हमारी मेन फाइल जा रही है, वो सारी की सारी कहाँ पे जा रही है, हमारे मेन के अंदर। फिर मेन आगे क्या काम करता है, वो आगे मुख्तलिफ फाइल्स को अपना डाटा वगैरह भेजता होता है, चाहे वो app.jsx हो, चाहे वो home.jsx हो, या फिर कोई और पोर्टफोलियो सर्विसेज बला बला, यहाँ पे हमारे पास कोई भी पेजेस हो सकते हैं। वो सारे पेजेस इंशाल्लाह हम करके भी देखेंगे। तो सबसे पहले मुझे ये बताएंगे यहाँ तक किस किस को समझ आई है फोल्डर स्ट्रक्चर। जी प्लीज़, क्लियर सब। देखिए मुझे सबका रिस्पॉन्स चाहिए ताकि मुझे ये ना हो कि आपको
फिर ये ना हो कि सर हमें समझ नहीं आई, आपने ठीक नहीं बताया, ठीक नहीं पढ़ाया, तो फिर ये गिला तो ना होना यार। चलें, बहुत अच्छे। अब ज़रा स्क्रैच से चलते हैं, कुछ चीज़ों को समझते हैं। अच्छा जी, अब मैं आया भाई, ये जो आ रहा है ना app.js, ये जो आ रही है ना इंडेक्स, मुझे ये बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं अपनी CSS करूँगा, अपनी कस्टम CSS करूँगा, मुझे नहीं चाहिए। यहाँ पे आते हैं भाई, मुझे ये भी नहीं चाहिए, मैं अपना कोड लिखना चाहता हूँ। मैं अपना यहाँ पे, मैं कहाँ पे आऊँगा, app.jsx के अंदर, क्योंकि क्या रिटर्न कर रहा है अभी सिर्फ, और हमारे पास क्या आ रहा है app.js। फिर जब हम देखेंगे किसी और पेजेस को, तो फिर वो हम अलग मेथड से देखेंगे। काफ़ी तरीके हैं, मैं सब बताऊंगा इंशाल्लाह। मैं यहाँ पे आया, कंट्रोल A किया, इस सारे को सिलेक्ट किया, ख़त्म कर दिया। अब अगर आप यहाँ पे आते हैं, इसको रिलोड करते हैं, तो ये देखें, ये यहाँ से बढ़ चुका है, मतलब डाटा इसका ख़त्म हो चुका है। अब बहुत ही समझने वाली बात, कोई भी फाइल है, कोई भी फाइल है, मैं आपको करके दिखाता हूँ, मज़ीद समझ आएगी। मैं चाहता हूँ कि यार मेरा SRC है, SRC के अंदर मैंने अपने बनाने हैं पेजेस, मेरे पेजेस बन गए। मैं आता हूँ कि मुझे इसी पेजेस के अंदर मुझे अपने पेजेस बनाने हैं, जैसा कि home.jsx। कोशिश करें जो होम है इसका H कैपिटल है, .jsx, ये JSX के रूल्स की मैं बात कर रहा हूँ। इस तरीके से होम आ गया, फिर इस तरीके से आप ले लें about.jsx, ठीक है। अब तीनों को लिखने का सेम तरीका, बहुत ही सेम तरीका, बहुत ही यूनिक तरीका। अच्छा, अब इस तरीके से हम पेज बनाएंगे। अभी ये मुझे पेजेस नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अभी आपको बेसिक क्लियर करा रहा हूँ, सो मुझे बेसिक तक चलने दें। सबसे पहले हर फाइल में हमने सेम काम करना है, चाहे वो होम की हो, अबाउट की हो, पोर्टफोलियो की हो, किसी भी चीज़ की हो, सब में हमने सेम काम करना है। काम क्या करना है, सबसे पहले स्टार्ट के अंदर आपने यहाँ पर इम्पोर्ट कराना है, इम्पोर्ट रिएक्ट, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे गेट कर लेगा। अब यहाँ पे हुआ क्या है, कहानी क्या बनी है, यहाँ पे समझिएगा। मैंने इस फाइल को बताया है कि यार इसके अंदर मैं रिएक्ट को लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं अपनी रिएक्ट यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ। तो मैंने जैसे इंपोर्ट लिखा, इंपोर्ट, मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ, इंपोर्ट, मैंने जैसे रिएक्ट लिखा, उसने फ्रॉम रिएक्ट खुद ब खुद यहाँ पे गेट कर लिया। अब फ्रॉम रिएक्ट कहाँ से गेट किया भाई, वो यहाँ से गेट किया। तो यहाँ पे सारे आपको ये चीज़ें रिएक्ट की, ये देखिए आपको यहाँ पे ये रिएक्ट यकीनन देखने को मिलेगी। आगे हम डोम को देखेंगे, हम एक एक चीज़ को यहाँ से गेट करेंगे, यहाँ पे रिएक्ट आपको देखने को मिलेगी। पहले हम रिएक्ट में आज ये देखिए, ये रिएक्ट आ रही है, फिर ये रिएक्ट की तमाम फाइलें आ रही हैं। तो ये हमारे किसी काम की नहीं है, ना ही समझने वाली है, किसी काम की है। बस मैं बता रहा हूँ कि उसने यहाँ से गेट किया। आपका सवाल हो सकता था कि सर इसने ये रिएक्ट को ऑटो कहाँ से गेट किया, ये कहाँ से हमारे पास आ गया। दूसरी बात, फिर हम यहाँ पे आएंगे, सिंपल एक फंक्शन बनाएंगे। किसी भी पेज के अंदर ये सेम काम होता है, इसको देखते जाएं। हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे। अब हर फंक्शन का क्या होता है, एक नेम होता है। जैसा कि हम यहाँ पे आ जाते हैं नेम। अब कोशिश करें हर फंक्शन का एक ही फंक्शन आएगा यहाँ पे, और उसी फंक्शन के अंदर हम सब कुछ यहाँ पे करते जाएंगे। वो कैसे, समझने वाली बात है भाई। सबसे पहले आप आ जाए यहाँ पे फंक्शन के अंदर, फंक्शन आ गया, जो फाइल का नेम है, जैसे कि क्या नेम है, ऐप, कैपिटल के साथ। ये नहीं है कि आप यहाँ पे ऊपर आपकी कैपिटल आ रहा है आपकी फाइल का नाम, अब यहाँ पे इसको नहीं, सेम वो चीज़ जो फाइल का नाम आ रहा है। पैरामीटर्स हमारे पास नहीं है। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, रिटर्न। क्या काम करना है, रिटर्न। भाई मैं कुछ भी, अच्छा रिटर्न हमारा करली ब्रैसेस यहाँ पे एक मिस है, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। आपने क्या काम करना है, यहाँ पे रिटर्न। अब इस रिटर्न के अंदर आप क्या लिख सकते हैं, H1, जैसा कि मैं कह देता हूँ हेलो HTML, हेलो React.js, यहाँ पे React.js। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक और चीज़ आपने क्या करना होगा, इसी फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट भी, इंपोर्ट तो कर लिया हमने रिएक्ट को, अब हमने इसी फंक्शन को यहाँ पे एक्सपोर्ट करना होता है हर फाइल के अंदर। अब यहाँ पे क्या आएगा, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और अब आपने अपने फंक्शन का नाम ये देख लें। अब इस फंक्शन के अंदर जाना आ गई है। अब हम आगे चल के देखते हैं, थोड़ा सा इसको यहाँ पे ओपन करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास हेलो रिएक्ट शो नहीं हो रहा। दो तरीके हैं एरर को देखने के, एक तो यहाँ पे आपके पास एरर शो होता है, दूसरा आप इंस्पेक्ट में आ जाए। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आ जाए कंसोल के अंदर, बहुत ही सिंपल। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जी कनेक्टिंग, मैं थोड़ा सा इसको रिलोड कर लेता हूँ। अभी हमारे पास कोई एरर नहीं आ रहा, इसकी वजह ये हमारे JSX का कोई एरर हो सकता है, मतलब रूल वाइज कोई एरर हो सकता है। अब उसके रूल्स को भी चल के देखते हैं। सबसे पहला रूल कि जब आप सिंगल एलिमेंट को रिटर्न कर रहे हैं तो यहाँ पे फिर आप इसको क्लोज भी करें।
अगर यहाँ से क्लोज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसको यकीनन लाजमी आप यहाँ से क्लोज करें, मे बी वो आपके पास वर्क कर ले। अच्छा, एक मेथड तो ये है। अच्छा, ये मैंने मेथड बताया आपको किसका, एंगुलर का। हमने एंगुलर को फॉलो नहीं करना। मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आ गया, एक ब्रैकेट चाहिए। ब्रैकेट, उस ब्रैकेट के अंदर आप यहाँ पे HTML को रख दो। ठीक है, HTML को रखा, ये देखो जैसे मैंने उसके अंदर रखा हेलो रिएक्ट JS, उसके बाद उसने यहाँ पे क्या काम किया मेरे साथ, उसने मुझे यहाँ पे रिटर्न करके दे दिया, मतलब HTML। अब ज़रा मुझे बताएं कि इस चीज़ की किस किस को समझ आई और कौन कौन यहाँ पे अभी भी कंफ्यूज बैठा हुआ है। जी प्लीज़। जी प्लीज़ ज़रा मुझे कंफर्म करें। बिल्कुल सब कुछ कर सकते हैं। अभी जो बेसिक पे हैं तो ज़रा वो बेसिक पढ़ें। सो इंशाल्लाह मैं सब कुछ कराऊंगा, कोई चीज़ छोड़ूंगा नहीं, बेफिक्र हो जाओ यार इंशाल्लाह। क्लियर यहाँ तक? अच्छा जी, अब हम आते हैं। मैं चाहता हूँ, ये तो हेलो आ रहा है, बट इसके अंदर मैं एक पी का पैराग्राफ भी लेके आना चाहता हूँ, लोरम 5। अब यहाँ पे अव्वल तो यहाँ पे आपको एरर देखने को मिल रहा है, और अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो तभी आपको यहाँ पे एक एरर देखने को मिल रहा है। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है भाई एडजस्ट करो JSX एलिमेंट, कि भाई JSX एलिमेंट की मदद से आप यहाँ पे फ्रेगमेंट टैग को यूज़ करो। अब ये कुछ रूल्स को समझते हैं, कुछ हम रूल को समझते हैं। सबसे पहला रूल्स हमारे पास ये हुआ, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वो कहता है कि हम सिंगल एलिमेंट को एलिमेंट को यूज़ कर सकते हैं, बट मल्टीपल को यूज़ नहीं कर सकते। मल्टीपल को यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए हमें फ्रेगमेंट टैग चाहिए होता है। क्या चीज़ चाहिए होता है? मतलब फ्रेगमेंट टैग चाहिए होता है। वो भी तब जब हम सिंगल एलिमेंट यूज़ करें, हम ऐसे करते होते हैं। मल्टीपल एलिमेंट के लिए हमें फ्रेगमेंट टैग का होना बहुत ज़रूरी है। वो कैसे? मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैंने कट कर दिया। ये इसे कहते होते हैं फ्रेगमेंट टैग। सॉरी, मैं यहाँ पे आया, ये देखें, इसे कहते होते हैं फ्रेगमेंट टैग। ठीक है, ये बेसिकली मैं इसको दोबारा यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ ताकि कोड क्वालिटी हमारी अच्छी हो जाए। यहाँ पे ये देखिए, ये हमारे पास आ गया। अब इसके अंदर मैं 20 एलिमेंट लगा दूँ ना, 20 एलिमेंट। ये देखो, जैसे मैंने इसको लगाया, यहाँ पे देखिए वो मेरे पास यहाँ पे टोटली वर्क कर रहा है। गॉट द पॉइंट? अच्छा जी, अब दोबारा मैं यहाँ पे आता हूँ। मैं आया, मैंने एक बटन बना लिया, BU वही HTML बटन ऑर्डर नाउ। मैं यहाँ पे आ गया। सो ये देखो, यहाँ पे बटन भी हमें, यहाँ पे यकीनन बटन भी एक हमें यहाँ पे देखने को मिला। जी मैम। सर मुझे ये पूछना था कि ये सारा काम जैसे H1 आपने लिखा है या फिर पैराग्राफ लिखा है, ये सारा HTML में हम कर सकते हैं या फिर ये क्यों यूज़ करें? मैम HTML एक बेसिक है, ठीक है, एक बेसिक स्ट्रक्चर है, कोई एडवांस नहीं है। ठीक है, मार्केट की डिमांड होती है स्केलेबल लार्ज प्रोजेक्ट, स्केल के ऊपर जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं हमें वो चाहिए होते हैं। ठीक है, ये उसकी डिमांड होती है। ठीक है, अब नेस्ट JS है, रिएक्ट है, एंगुलर है, वीट है आपके पास, अच्छा और है, गो है, पता नहीं सैकड़ों टाइप में आपको फ्रेमवर्क लाइब्रेरीज देखने को मिलेंगे। हर बंदा कहता है मुझे यूज़ करो, तो ये लार्ज स्केल एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज़ होती है, काफ़ी एडवांस एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज़ होती है, तब लोग इसको यूज़ करते होते हैं। HTML बूटस्ट्रैप CSS का दौर ख़त्म हो गया। अब किसी को वेबसाइट चाहिए, रिएक्ट में चाहिए, एंगुलर में चाहिए, नेस्ट में चाहिए, मन में चाहिए, PHP में चाहिए। समझ रहे मेरी बात को? जी सर, क्लियर। हाँ जी, ये इसके बड़े फ़ायदे हैं। ठीक है, अब हम आते हैं थोड़ा सा आगे। एक तो हम इसको फ्रेगमेंट टैग में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, हम इसके अंदर सेल्फ क्लोजिंग टैग को यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे? मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, नंबर 2। अच्छा, फ्रेगमेंट के अंदर हम यहाँ पे नहीं कर सकते, यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक तो दूसरा क्या कर सकते हैं, सेल्फ क्लोजिंग टैग का यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे? सेल्फ क्लोजिंग, CLOSING क्लोजिंग टैग्स। वो कैसे? जैसा कि मैं यहाँ पे आया, हमारे पास इनपुट होती है, इनपुट
मैं यहाँ पे आया, मैं यहाँ पे नहीं आया, मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं आ गया यहाँ पे, मैंने लिया यहाँ पे बूटस्ट्रैप इनपुट कोड, टेक्स्ट इनपुट, उसको प्रॉपर बता दें तो समझ आ जाएगी उसको, टेक्स्ट इनपुट। अच्छा ये आ रहा है टेक्स्ट इनपुट। मैंने क्या किया, इसको मैंने यहाँ से, जस्ट अ सेकेंड, हम ना HTML का कर लेते हैं ताकि हमें समझ आए। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, HTML का खुद बना लेते हैं हम यहाँ पे। मैं यहाँ पे आया जस्ट आपको करके दिखाने के लिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाए बस। मैं आया बॉडी के अंदर आया, मैंने यहाँ पे काम किया इनपुट, ये इनपुट आ रही है राइट, मतलब इनपुट से मुराद टेक्स्ट। अब मैंने क्या काम किया, इसको यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं चला आया अपने app.jsx के अंदर, और जैसे मैंने इसको यहाँ पे लिखा, ये देखिए जैसे मैंने इसको यहाँ पे लिखा वो मुझे क्या कर रहा है, यहाँ पे एक एरर रिटर्न कर रहा है। अब इसका दूसरा ये है कि हमारे पास इसको हमने सेल्फ क्लोज करना होगा, यहाँ पे इसको हमने स्लैश देना होगा, तब ये हमारा एरर यहाँ से चला जाएगा, अदरवाइज़ हमारा एरर यहाँ से नहीं जाएगा। अब सेम देखने को आपको मिलेगा कि हमारा बटन इस इनपुट के साथ क्या आ रहा है, चिपका हुआ आ रहा है, ट्रू। फिर हम क्या काम करते हैं, फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं, हमने क्या लगाना होता है, बी आर लगाते होते हैं। कौन कौन एग्री करता है मेरी बातों से, बी आर को यूज़ करते होते हैं ना, बी आर। मैं बी आर यहाँ पे यूज़ नहीं करता, हम HTML में यूज़ करते हैं बी आर। ये देखिए ये बी आर हमारे पास कुछ यूँ आता होता है HTML के अंदर, बट जब हम इसको रिएक्ट के अंदर यूज़ करेंगे तो वो हमें या तो कुछ इस तरीके से दे देगा, ये देखिए कुछ इस तरीके से दे देगा, या हमें डबल टैग नहीं चाहिए उसका, हमें उसी को वहीं पे क्लोज करना है, इसे कहते होते हैं सेल्फ क्लोजिंग। अब मज़ीद बी आर लगाते जाए, वो काफ़ी आपको स्पेस यहाँ पे देता रहेगा। ये देखिए यहाँ पे आपके पास स्पेस आ गई। एक और चीज़ बहुत ही समझने वाली बात है, यहाँ पे एक और हमारे पास टैग होता है सेल्फ क्लोजिंग का। मैं यहाँ पे आ गया, मुझे चाहिए यहाँ पे इमेज, मैंने इमेज लगानी है राइट, इमेज भी सेल्फ क्लोजिंग टैग में आता है। इसको कॉपी करें, आप यहाँ पे रख दें, या तो इसको यहाँ पे क्लोज करें, हमने इसको सिंपली क्लोज करना होता है। ये देखिए तभी भी हमारे पास एरर आ रहा है, वो कह रहा है कि JSX को आप फॉलो नहीं कर रहे, सबसे पहले आप उसको फॉलो करें। यहाँ पे हमें वो एरर भी रिटर्न कर रहा है, तो बेहतर तरीका क्या है, यहाँ पे आप उसको क्लोज कर दें, वो सेल्फ क्लोजिंग टैग आपका यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, मतलब एरर जो आ रहा है वो आपका यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। अब मुझे बताएं कि यहाँ तक किस किस को समझ आई है और कौन यहाँ पे बेचारा कंफ्यूज बैठा हुआ है, जी प्लीज़। ठीक है जी, हमारे पास अभी 21 मिनट है, हम इसको मैक्सिमम क्लास करते हैं ताकि फिर हमारा आगे अगर वीक दोबारा, हमारे पास अभी भी मसाइल चल रहे हैं, तो ये ना हो कि फिर आप लोगों को गिले शिकवे ना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। अच्छा जी, एक तो ये हो गया सेल्फ क्लोजिंग। दूसरा इसके अंदर देखते हैं कि जब हमें कोई चीज़ रेंडर करनी हो, क्या मतलब क्या करनी हो, रेंडर करनी हो, तब हम क्या यूज़ करते होते हैं, कोई भी चीज़ जब हमें रेंडर करनी हो, नंबर 3, तब हम करली ब्रेसेस का यूज़ करते होते हैं, यूज़ करली ब्रेसेस। वो कैसे, मतलब जब हमने JS को JSX में लिखना हो, वो कैसे, अब ये बता रहा हूँ आपको, समझिएगा यहाँ पे JSX में वो कैसे, समझने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है। मैं यहाँ पे आया, मैं क्या काम करता हूँ, सबसे पहले इन सबको यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ। मैंने ख़त्म किया, अब मैं आ गया यहाँ पे, इसके ऊपर एक स्लैश दे के ताकि मेरे यहाँ पे रूल्स आ जाए। मैं यहाँ पे लिखा लेट, मैं अब यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट मैंने कर दिया यहाँ पे नेम इक्वल टू, मैं कर देता हूँ यहाँ पे उमैर, ठीक। अच्छा यहाँ पे ये नेम पे लाइन आ रही है, तो इसकी जगह मैं कर देता हूँ जैसे कि नेम्स, कुछ यहाँ पे हम कर देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने क्या काम किया, उमैर स्ट्रिंग में आ रहा है ना, मैं कर देता हूँ उमैर फारूकी। अभी किस में आ रहा है, हमारे पास स्ट्रिंग में आ रहा है, डबल कोट हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, स्ट्रिंग। अब मैंने क्या कर दिया, इसको यहाँ पे कर दिया, क्लोज कर दिया। अब मैं क्या काम करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद सिंपल मैं करता हूँ H1, मैंने H1 लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा माई नेम इज़। अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा करली ब्रेसेस को, किसको, करली ब्रेसेस को फिर मैं यहाँ पे नेम यूज़ कर लूँगा,
क्या यूज़ करूँगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे नेम को यूज़ कर लूँगा। अच्छा वैसे यहाँ पे एरर नहीं आना चाहिए, उसकी वजह अगर मैं इसको कॉपी करके रिटर्न के मैं बाहर करूँ, हाँ जी ये रिटर्न के बाहर आएगा, क्योंकि मुझे रिटर्न किसको करना है, रिटर्न मुझे टेक्स्ट को करना है, किसको करना है, अपने कोड को करना है, मतलब यूआई को करना है, ना कि जेएस जावास्क्रिप्ट रिटर्न होता है। चले मेरा अब आपसे सवाल है, यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो गई, जी जी मुझे आगे समझ। मेरा सवाल है, क्या क्या हम अपने जावास्क्रिप्ट के कोड के अंदर एचटीएमएल ऐसे लिख सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं? जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल को रिटर्न करता होता है, या फिर एचटीएमएल जावास्क्रिप्ट को करता होता है, या फिर जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल को करता होता है? नहीं करता होता ना। उसके लिए एचटीएमएल के अंदर या तो हमें स्क्रिप्ट का टैग यूज़ करना होता है, या फिर हमें एक अलहदा से एक फाइल बनानी होती है, राइट? ऐसे होता है कि नहीं होता? कर लो एग्री यार, ऐसे ही होता है अल्लाह के बंदे, ऐसे ही होता है, हाँ जी ऐसे ही होता है। तो अब हमने क्या किया, उसको हमने रिटर्न से बाहर लिखा अपने जावास्क्रिप्ट को। तो अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, माई नेम इज़ उमैर फारूकी। मजीद अगर इसको अच्छा करना चाह रहे हैं, अब यहाँ पे आ जाए तो ये देखें यहाँ पे क्या आ रहा है, माई नेम इज़ उमैर फारूकी। ये था इसका तीसरा रूल, समझ रहे मेरी बात को। रूल नंबर 4 यहाँ पे आगे, 4 में यहाँ पे आगे क्लास नेम हमेशा आपने कैमल केस यूज़ करना है। हम क्या करते थे, HTML में आते हैं, मैं आया यहाँ पे H1 H2 और इसके अंदर मैंने क्या लिखा, क्लास। हमारे पास कुछ यूँ क्लास बनती थी, अब राइट ठीक है। उसके बाद मैं आता हूँ आगे अपने JSX के रूल्स में कि हम यहाँ पे यूज़ क्लास नेम यूज़ करेंगे कुछ यूँ, क्लास नेम कुछ यूँ यूज़ करेंगे इन JSX। ये देखें अब वो कैसे, मैं यहाँ पे आया, मैंने दी इसको क्लास, ये देखें अब यहाँ पे आ रही है क्लास नेम। समझ रहे मेरी बात को। एक तो ये चीज़, फिर इसके अंदर आप दे दें जैसा कि टाइटल वगैरह वगैरह, अगर आप जो कुछ भी करना चाह रहे हैं तो वो आप इजीली यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। ये था हमारा रूल नंबर 4। अब बात कर लेते हैं रूल नंबर 5 को। आज हम रूल तो सारे पढ़ लें, रूल, ताकि आपको आइडिया ये ना हो कि आप कोड लिखते रहें फिर प्रॉब्लम आएगी सर ये क्या चीज़ है JSX। इसके अंदर इनलाइन स्टाइल हम करते होते हैं, इनलाइन स्टाइल STYL स्टाइल इन OB मतलब ऑब्जेक्ट। अब वो कैसे, समझने वाली बात है। मैं यहाँ पे आया, मैंने इसको भी यहाँ पे ख़त्म कर दिया, मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं दोबारा यहाँ पे आया, मैंने लिखा H1, मैंने यहाँ पे कर लिया इनलाइन CSS इन ऑब्जेक्ट, मैंने खुद इसको यहाँ पे रख दिया। अब मैंने क्या काम करना है, इसकी कुछ CSS करनी है। अब CSS दो तरीक़ों से आप कर सकते हैं। एक तो मैंने पहले बताया कि आप यहाँ पे क्लास नेम को यूज़ करें, उसका टाइटल दें और यहाँ पे आ जाए app.css के अंदर इसकी स्टाइल कर लें, कोई रोले वाली बात नहीं है। बट अब बात आती है इसकी इनलाइन CSS की, वो कैसे। अब यहाँ पे लिखें स्टाइल, स्टाइल लिख लिया। अब स्टाइल किस में आएगी, करली ब्रेसेस के अंदर, मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किसे कहते होते हैं, करली ब्रेसेस। अब यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती, अब हम मज़ीद इसके अंदर एक और करली ब्रेसेस देंगे, फिर उसके अंदर हम बताएंगे उसको, जैसा कि कलर। मैं आता हूँ यहाँ पे कलर, कलर डबल कोट, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे बताऊँगा इसको स्ट्रिंग के अंदर रेड। ये देखो अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो ये देखें, ये यहाँ पे क्या हो गया जी, कलर इसका क्या हो गया, रेड हो गया। सेम इसी तरीके से अब अगर मैंने मज़ीद इसके साथ कुछ मतलब कुछ करना है, जैसे कि बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे कर देता हूँ सिंपल डबल कोड के अंदर ब्लैक। ये देखें यहाँ पे क्या आ रहा है, ये ब्लैक आ रहा है। सेम इसी तरीके से अगर मज़ीद आप इसके साथ ऐसे खेलते रहेंगे, जो आपको समझ लग रही है कि यार यहाँ पे ये मेरे से होता रहेगा और मैं इसको करने के काबिल हूँ, तो वो आप इसको इजीली यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, मैं मज़ीद आया यहाँ पे। अब हम क्या काम करते हैं, मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे कॉमा दिया, मतलब ये आपको बता रहा हूँ, मैंने यहाँ पे देना फाउंट साइज। अच्छा ये इतना कोई ख़ास यूज़ नहीं होती, परेशान होने वाली बात नहीं है। फाउंट साइज़ मैं कर देता हूँ डबल कोड के अंदर 20px मतलब 20 पिक्सल। तो यहाँ पे देखें, ये हमारा यहाँ पे 20 पिक्सल हो गया। बेसिकली ये हमारे पास क्या था भैया, ये भी एक हमारा यहाँ पे रूल था। अब मुझे बताएं कि ये आप में से किस किस को यहाँ तक समझ आई है और किस किस को यहाँ पे समझ नहीं आई।
हाँ जी, ये 4-5 रूल्स की समझ आ गई आप लोगों को, या अभी भी आप लोग कंफ्यूज हैं? चलें, बहुत अच्छे। काफ़ी है मेरे ख्याल में आज के लिए इतना, ताकि आपने प्रैक्टिस भी करनी होगी। मैं कोशिश करूँगा आपके साथ ना इसके नोट्स वगैरह बना के मैं आपके साथ वो रोमन उर्दू में या फिर इंग्लिश में मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, ताकि आसानी हो जाए आप लोगों के लिए। चलें जी, मैम, ताहिर साहब, शुएब साहब, फ़ारूक साहब, जुहेब साहब, आप में से अगर किसी का कोई सवाल तो मुझसे ज़रूर पूछें प्लीज़। जी प्लीज़। शुएब साहब आपका कोई सवाल, ताहिर साहब आपका, और मैम आपका। सर मेरी बात सुनिए। जी जी सर प्लीज़। सर सर कह रहे हैं मुझे नोट्स असाइन नहीं किए। जी जी प्लीज़ अपना ईमेल मुझे शेयर करें। अच्छा, अब आप चलें हम ना इसको ज़रा पर्सनल पे देखते हैं। ठीक है, आप मुझे वहाँ पे ज़रा टेक्स्ट कीजिएगा।